I hope you can see my screen. Yes? Yes, ma'am. Okay. See, we started yesterday with financial services, meaning we covered scope. I mean, we just started with the scope. Now, see, scope is how far you can reach, how far financial services can reach. That is known as scope. To what all areas financial services can be applied. That is known as scope. So scope has been broadly classified into two activities, traditional and modern. If we say what is traditional, then traditional means the the activities which are now known as the older ones. मतलब जो अभी ज्यादातर नहीं पाई जाती है, थोड़ी पुरानी एक्टिविटीज होती है ये, जो इनिशियली जब मार्केट ये शुरू हुआ था फाइनेंशियल सर्विसेज का, तब ये एक्टिविटीज देखी जाती थी, हैं अभी भी वो, लेकिन उनको मॉडिफाई करके ऑनलाइन के फॉर्म में, या फिर जैसे शेयर्स की बात करूँ तो डीमेटेरियलाइजेशन के फॉर्म में लाया गया है। ठीक है, मतलब मॉडिफाई करके उसको मॉडर्न वे में प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज क्या होती है? ट्रेडिशनली द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो फाइनेंशियल एजेंट्स होते थे, ब्रोकर्स होते थे, उनको इंटरमीडियरीज बोला जाता है, हैव बीन रेंडरिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज होती थी जब वो दिया करते थे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लोगों को, encompassing both capital and money market. Capital means long term and money market means short term. ये आपने पहले भी फाइनेंशियल मार्केट्स में भी सीखा है, नंदिनी मैम ने आपको ऑलरेडी सिखाया है। ठीक है, दे कैन ग्रुप अंडर टू हेड्स। अब जब हम ट्रेडिशनल की बात करेंगे, उसमें भी दो ग्रुप्स हैं, फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। सबको समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, आवाज ठीक से आ रही है सबको? Yes, हाँ ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके, कूल। So if we talk about traditional, then we have two different segregations again. आप सब headings बोल सकते हैं, fund based activities and non fund based activities. Now what is fund based activities? Fund means, see, understood है, नाम से ही समझ जा रहा है, fund means where money is involved directly, and non fund means where we are only giving advices, managerial expertise, and we are guiding somebody, not directly involving into money, indirectly involving into money. ठीक है, फंड बेस्ड एक्टिविटीज मतलब वाकई में किसी को लोन दे दिया, किसी के शेयर्स खरीद लिए तो उनको पैसे मिल गए, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो फंड बेस्ड मतलब क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट फंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो जब अभी आप देखोगे तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, फॉलोइंग एक्टिविटीज वर सेग्रीगेटेड इनटू फंड बेस्ड एक्टिविटीज। जैसा पहला देखोगे, अब हम एक एक डिस्कस भी करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? अंडर राइटिंग ऑफ और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अब मैंने शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे आपकी कंपनी के, बॉन्ड्स खरीदे आपकी कंपनी के। प्राइमरी मार्केट एक्टिविटीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे आईपीओ। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वो प्राइमरी मार्केट में होते हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी तो हम शेयर्स ही खरीदते हैं, और क्या करते हैं? जब पहली बार कंपनी से पहली बार कंपनी ने अगर शेयर्स मार्केट में इशू किए, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पहली बार कंपनी ने अपने नए नए शेयर्स मार्केट में फर्स्ट टाइम लगाए हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद जब भी लगाते हैं, उसको सेकेंडरी मार्केट में वो सेग्रीगेट किया गया। ये सब आपको पता है, फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको मैम ने सिखाया था। उसके डिटेल में मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है। तो फंड बेस्ड में ये डायरेक्ट फंड इन्वॉल्व हो गया। अब समझो आपकी कंपनी के मैंने शेयर खरीदे तो आप, मतलब मैं आपको क्या दूंगी? मैंने जब आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो कैश दूंगी, तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया ना कैश का।
डिबेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदना, आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। समझ में आया? जिसमें फंड्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए तो उसको फंड बेस्ड एक्टिविटीज बोला जाता है। डीलिंग विद सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज, जो भी आपकी सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज हैं उससे डील करना। ऊपर तो सब प्राइमरी था, नीचे से सेकेंडरी, मतलब जब पहली बार शेयर्स इशू होते हैं ना उसको प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है, जिसको आईपीओ बोला जाता है। लेकिन उसके बाद जब भी इशू होगा तो उसको सेकेंडरी मार्केट में सेग्रीगेट किया जाता है, बट स्टिल है तो वो शेयर्स ही, तो मिलेगा तो कैश हमको कंपनी को, तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया फंड्स का। पार्टिसिपेटिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अब आपको पता है ये भी आपने फाइनेंशियल मार्केट्स में कवर किया है। मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म, जब भी मनी मार्केट हो जाए ना तब उसको शॉर्ट टर्म से जोड़ने का। कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, जैसे कमर्शियल पेपर्स, सीओडी, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जिसको आप बोलते हो, ट्रेजरी बिल्स, डिस्काउंटिंग बिल्स एक्सेट्रा। तो आपने जब भी समझो किसी कंपनी के ट्रेजरी, अब कंपनी के ट्रेजरी बिल्स तो मैंने नहीं देखे हैं, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो बैंक्स को खरीदने पड़ते हैं कंपल्सरी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कंपनी के होते हैं। अब किसी कंपनी का आपको सीओडी खरीदना है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स खरीदने हैं, so what will you do? You will invest some money in that same company and buy against the certificate of deposits. उसके अगेंस्ट में क्या बाय करोगे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। व्हाट कंपनी विल गिव यू? अ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर which is authorized and which is legal in nature, which states that a certain amount of money has been deposited by you with our company for this period of time, say for like 2 years, 3 years. Yes, it is a paper document. So in short, it is a paper document which shows each and every kind of detail that you have invested with the company. ठीक है? कमर्शियल पेपर्स कौन करते हैं? बैंक्स करती हैं। जो बैंक्स होते हैं ना वो कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं। सीओडी कंपनीज करती हैं। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट्स के होते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये तो आपको पता है, हर बिजनेसमैन को बिल्स डिस्काउंट कराने की नीड पड़ती है तो वो बैंक से फैसिलिटी लेने जाते हैं। बैंक्स और आजकल तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की फैसिलिटीज, फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। ठीक है? तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया ना मनी का। आपने एक चीज खरीदी तो पैसे दिए, है ना? आपने डिस्काउंट बिल्स को डिस्काउंट कराया, तो आपने क्या किया? बिल्स को डिस्काउंट कराया तो आपको क्या मिला? डिस्काउंट काटकर बिल का जो 30,000 समझो बिल है, अब आपने डिस्काउंट करवा दिया, बैंक के पास गए तो वो क्या हो जाएगा? 30,000 का 30 मिलेगा? नहीं, 30,000 के बजाय बैंक आपको 27 या 28,000 देगी। मतलब जो 2,000 है वो बैंक की कमीशन होगी। ठीक है? मतलब आपको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया ना कैश का। यस, इट विल बी अ चार्ज फॉर यू बट इट विल बी कमीशन फॉर बैंक। ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इन्वॉल्विंग इन द इक्विपमेंट लीजिंग। अब आप हमने अ, हमने ना ईएमएफएस में भी सीखा था इक्विपमेंट लीजिंग क्या होता है। मतलब एग्जांपल, इफ सपोज यू हैव अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ठीक है? अब जैसे हमारे कॉलेज में हम लोग देख रहे थे फिजिकली, जब हम कॉलेज में मिल रहे थे तब नीचे हमारे बिल्कुल क्लास के ऑपोजिट में नीचे वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी, याद है? आवाज बहुत आती थी। तो जो कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी उनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी जो वहां पे वो यूज करते थे, जिसमें से बहुत आवाज होता था, इफ यू रिमेम्बर। तो वो जो मशीन्स होती है ना, हाँ बिल्कुल सही लिखा है हलीमा, रेंटल बेसिस पर ये इक्विपमेंट लिए जाते हैं। वेरी गुड। थोड़ा लाउड बोलूं, आवाज नहीं आ रहा है? बाकी सबको आ रहा है? Yes, आ रही ma'am. है ना? हाँ। शिवानी बेटा आप अपने यहाँ से चेक करो, बिकॉज मैं तो बिल्कुल माइक को अपने यहाँ पे पकड़ के बोल रही हूँ, बिल्कुल नजदीक से बात कर रही हूँ मैं। तो तो अब है ना पार्ट, अब है ना नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्विंग इन इक्विपमेंट लीजिंग। मतलब जब हम लोग इक्विपमेंट को लीज करते हैं, लीज का मतलब होता है रेंट पे लगाना।
लीज का मतलब होता है रेंट पे लगाना। यानी कि सपोज अब मेरे पास बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, मेरे खुद के हैं, ठीक है, मैंने खरीद के रखे हैं। अब मैं खरीद के क्या करूंगी, उसको घर पे रख दूंगी? नहीं। व्हाट विल आई डू इज, जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, समझो एबीसी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब उसको कंस्ट्रक्शन का ये क्या मिला, ऑर्डर मिला, कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट मिला, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। तो उसको बड़े बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए, कितने साल के लिए, 5-6 साल के लिए। अब वो क्या खरीदने जाएगा? नहीं। वो है ना क्या करेगा, मुझसे भाड़े पे खरीदेगा, मुझसे रेंट पे खरीदेगा। अब जो 5 साल 6 साल के लिए उसने मुझसे रेंट पे जो इक्विपमेंट्स खरीदे हैं ना, उसके लिए वो मुझे क्या देगा? लीज अमाउंट। लीज अमाउंट, या फिर इसको दूसरे नाम से कहते हैं लीज, रेंटल लीज, कहते हैं रेंटल लीज, ठीक है। तो इक्विपमेंट लीजिंग मतलब, देखो लीजिंग जब भी वर्ड आएगा ना, इक्विपमेंट बोलूं ना बोलूं, लीजिंग जब भी वर्ड आएगा ना, इट इज एसोसिएटेड विद इक्विपमेंट ऑलवेज। ध्यान में रखना, इट इज एसोसिएटेड विद इक्विपमेंट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट हायर परचेज, व्हेन वी सी व्हेन वी सी हायर परचेज, हायर परचेज में देखो सिस्टम वही है। अब आपने ना, आप है ना बहुत बड़े रिटेलर हो, बहुत बड़ा दुकान है आपका, बहुत बड़े रिटेलर है आप, सारे लोग आपसे ही खरीदते हैं आपके एरिया में। लेकिन आपके पास है ना खरीदने के लिए, समझो आपके पास बहुत सारे गुड्स खरीदने हैं एक साथ। हाँ सही लिख रहे हो, बाय पेइंग इंस्टॉलमेंट वाइल स्टिल मेकिंग यूज ऑफ इट, बिल्कुल सही। हायर परचेज क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं तो आपको बहुत सारे गुड्स खरीदने हैं। तो खरीदने की स्टार्टिंग में आपकी कैपेसिटी है ना वो इतनी नहीं है। समझो आपको ना 5 lakhs की गुड्स एक साथ खरीदने हैं, पर 5 lakhs रुपीज आपके पास ऑन द स्पॉट नहीं है मेरे मुझे देने के लिए, आप मुझसे खरीदेंगे। तो मैं आपको बोलूंगी कोई बात नहीं, आप हायर परचेज कर लो। हायर परचेज का मतलब क्या होता है, 5 लाख की गुड्स आप मुझसे लेके गए, समझो 1.5 लाख रुपए देके गया, गुड्स कितने के लेके गए, 5 lakhs की, और आपने मुझे कैश कितनी दी, सिर्फ 1.5 लाख। तो बाकी का जो 3.5 लाख है वो आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पे करते जाएंगे। अब आप बोलोगे मैम ये तो लीजिंग और हायर परचेज तो बिल्कुल सेम लग रहा है, तो ये नाम अलग अलग क्यों है? बिकॉज लीजिंग इज रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट्स। जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरीज होती है बहुत बड़ी बड़ी, है ना, फैक्ट्रीज में। अब जैसे हम लोग किसी फैक्ट्री में जाएंगे आईवी के लिए, तो आप वहां पे देखोगे कि जो मशीन होती है वो छोटी छोटी नहीं बहुत बड़ी होती है ना। हमारा जो क्लासरूम है ना, उससे डबल होती है वो मशीन साइज में। तो इतनी बड़ी बड़ी मशीन वो नहीं खरीदते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, दैट इज अफोर्डेबल फॉर देम। तो हायर परचेज क्या होता है, हायर परचेज गुड्स में होता है। हायर परचेज कभी इक्विपमेंट से रिलेटेड नहीं होता है। जब मैं गुड्स की बात करूँ, गुड्स, यस, देखो मेन डिफरेंस मटेरियल, जैसे मैं गुड्स की बात करूँ तो हायर परचेज, जब मैं लीजिंग की बात करूँ तो इक्विपमेंट। दोनों के बीच में बिल्कुल सटल डिफरेंस है, एंड दैट इज लीजिंग इज related to associated with equipment, hire purchase is associated with goods। अगर आप जो दुकान पे जो गुड्स रख के बैठे हो, अगर समझो आपका 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 दुकान है, आपका बिजनेस है शूज में डील करना, शूज बैग्स वगैरह वगैरह में डील करना, अब ये गुड्स हो गए, ठीक है, ये इक्विपमेंट तो नहीं है, ये गुड्स हैं। जिस जिस इक्विपमेंट पे ये गुड्स बनाए जाते हैं ना, मैं वो गुड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया दोनों के बीच में। तो शूज और बैग्स में आपका बिजनेस है, तो शूज और बैग्स की पूरी आपने बहुत बड़ा शोरूम ओपन कर लिया। लेकिन है ना, आप हर हर ब्रांड का शूज और बैग्स रखते हैं, ठीक है, हर ब्रांड का, आपको बहुत सारे ब्रांड्स, मेरे से भी ज्यादा ब्रांड्स आपको पता होंगे, लेकिन आप हर ब्रांड की रखना चाहते हो, तो आपको तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मे बी अप टू 1 करोड़, मे बी अप टू 1.5 करोड़, मे बी अप टू 2 करोड़, आपको उतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना बड़ा शोरूम ओपन किया है तो। और लोगों के पास 1-1.5 करोड़ सीधा सीधा थोड़ी ना होता है कि आपने खरीद लिया और पे कर लिया, नहीं। तो वहां पे क्या सिस्टम होता है, हायर परचेज, कि मैंने कंपनी से डील कर लिया कि मैं आपसे खरीद रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में जैसे जैसे मेरा बिजनेस चलेगा
मेरे पास कैश की रोटेशन आएगी वैसे वैसे मैंने आपको पे करते जाना है इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और उसमें इंटरेस्ट भी लगता है, क्योंकि फिर कंपनी कमाएगी क्या? क्योंकि अगर सिर्फ आपने प्रिंसिपल अमाउंट और इंस्टॉलमेंट्स ही देते रहे तो सामने वाली कंपनी कमाएगी क्या? उसने आपको हायर परचेज वाली फाइनेंशियल सर्विसेज की फैसिलिटी क्यों दी? क्योंकि वो भी तो कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकेगा ना, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। यस, so higher purchase होगा तो it is related to goods, and if it is leasing it is associated with equipments, plant and machineries, ठीक है। वेंचर कैपिटल ये आपको पता है, वेंचर मीन्स समथिंग विच इज न्यू, समथिंग विच हैज जस्ट एंटर्ड इन द मार्केट। सी दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू यू, वेंचर कैपिटल का जो मीनिंग है वो आपके लिए कुछ नया नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन आई विल। वेंचर कैपिटल इज समथिंग विच इज, सी वेंचर का जब हम लोग गूगल करते हैं ना मीनिंग, तो मीनिंग से पता लग जाता है, वेंचर मीन समथिंग विच इज न्यू। नहीं, न्यू इन द बिजनेस नहीं, न्यू बिजनेस, ठीक है हलीमा, न्यू इन बिजनेस नहीं, न्यू बिजनेस। हाँ, दिस इज द डिफरेंस। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, नाउ योर बिजनेस इज न्यू एंड यू हैव जस्ट एंटर्ड इन द मार्केट। अभी आपके सामने आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है ना, समझो आपने नया मोबाइल, नई कंपनी, ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस की। समझो आपने अ, अभी कौन सी नया फोन कौन सा है, कोई नया फोन बताएगा? सो फार आई नो वन प्लस, ठीक है, जो वन प्लस लॉन्च हुआ है ना वो नया है। अब जो वन प्लस, अब वन प्लस तो सालों पुराना नहीं है, वन प्लस तो अभी अभी आया है कुछ 2-3 साल पहले, ठीक है ना। तो ये जो वन प्लस कंपनी है, ठीक है, जब ये मार्केट में आई थी तब तो ये बहुत नई नई थी, न्यू बॉर्न बेबी, है ना। आई एम साउंडिंग फनी, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसके लिए मैं ऐसा थोड़ा एग्जाम्पल ऐसा दे रही हूँ। अब ये न्यू बॉर्न बेबी है, अभी कंपनी क्या है, न्यू बॉर्न बेबी, किसके सामने? बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने। कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने? सॉरी, सैमसंग, आईफोन और एप, हाँ मतलब एप्पल, और कौन सी कंपनीज होती है, एम आई, है ना, बहुत सारी ऐसी, वीवो, यस वेरी गुड, ओप्पो, लावा, देखो मुझे नाम नहीं होते और तुम लोग लिस्ट बता देते हो, तुम लोग हमसे भी ज्यादा होशियार हो एक्चुअली तुम हमको पढ़ाओ। वेरी गुड रिस्पॉन्स। नोकिया तो भी बंद ही हो गया, नोकिया तो टेक ओवर हो गया। रियलमी, यस, सैमसंग मैंने बोल दिया, रियलमी, ठीक है। तो ये रेडमी, वेरी गुड, रेडमी। तो ये सारे जो मतलब क्या कहते हैं, जो कंपनीज हैं उनको टक्कर देने के लिए ये नई कंपनी आ गई। अब ये तो बेचारी न्यू बॉर्न बेबी है, अब इसको भी तो कैपिटल चाहिए बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कदम उठाने के लिए, नया फोन लॉन्च, अब नए नए फोन लॉन्च करते रहने पड़ेंगे ना, है ना। एक ही फोन लॉन्च कर दिया काम खत्म नहीं। आईफोन कैसे, आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन 9 प्लस, आईफोन 10, फिर पता नहीं क्या, एक्सआर, पता नहीं कौन कौन से निकालता रहता है ना। तो अलग अलग वर्जन्स निकालने पड़ते रहेंगे उसको, अलग अलग मॉडल्स निकालने पड़ेंगे, यस वेरी गुड। तो इन शॉर्ट, वेंचर कैपिटल का मतलब समझो ये वन प्लस कंपनी जो मार्केट में अभी नई नई आई है, उस कंपनी को भी तो कैपिटल चाहिए। उसको कहते हैं, देखो उसको क्या कहते हैं, जब वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को बोलेगा मुझे, मेरे पास कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लोग नहीं आ रहे, व्हाई? बिकॉज पीपल आर fearful whether my company will grow in the future, ठीक है, और विल आई हैव टू शट डाउन द कंपनी। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, देखो दोनों पहलू होते हैं ना, कंपनी चल भी सकती है और ग्रो भी कर सकती है और बंद भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, बिकॉज इट्स न्यू, तो क्योंकि क्योंकि नई नई कंपनी, तो हम डरेंगे कि ऐसी कैसे नई कंपनी में इन्वेस्ट कर ले, मेरा पैसा डूब गया तो, कंपनी नहीं चली तो। इससे अच्छा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो पता है कि अच्छी है और मार्केट में कभी नीचे नहीं गिरेंगी, जैसे आईफोन एंड ऑल। तो वेंचर कैपिटल का मतलब होता है बैंक आगे आती है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए जिनको है ना जिनको कंपनी स्टार्टअप करने के लिए पैसा चाहिए, स्टार्टअप या फिर न्यू अपने बिजनेस को
एक्सपैंड करने के लिए, बेसिकली एक्सपैंड करने के लिए। तो जब मेरी कंपनी को मुझे बढ़ाना है, लोग पैसा नहीं दे रहे, तो कौन मुझे पैसा देते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं उनको। अब ये एंजल एंजल कौन होता है? जो हमारे दुख में आता है, खड़े रहता है हमारे साथ, हमको सपोर्ट करता है। हम कहते हैं ना, ये एंजल बन के आया था, कोई आगे आ नहीं रहा था, बट ही हैज कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी इन द टाइम्स ऑफ माई नीड। है ना, ऐसे कहते हैं ना हम, कि और कोई आगे नहीं आया, बट ही वॉज द वन हु केम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी आउट। तो उसको हम एंजल बोलते हैं। हाँ, गॉड फॉर देम। तो वेंचर कैपिटल में जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उनको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। कि जब कोई आगे नहीं आ रहा था, जब मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, मुझे कैश की फंड की नीड थी, तब कोई दे नहीं रहा था, तो बैंक आके आती है और वो कहती है कि वेंचर कैपिटल में मैं आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ, आपके नए नए बिजनेसेस को। हाँ, वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं बैंक्स ऐसे करने के लिए, क्योंकि कम पैसा डूब भी सकता है ना। बट कम बैंक ऐसी कोशिश करती है, फुल मतलब पहले ही जानकारी निकाल लेती है कौन से प्रोडक्ट्स हैं और चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पूरा रिसर्च करती है, उसके बाद उनको कैपिटल देती है स्टार्टअप करने के लिए या बढ़ने के लिए। उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ठीक है, अब समझ आ गया। सीड कैपिटल, सीड मतलब कुछ नया निकालने के लिए आपको। हाँ, अब आ गया वो हलीमा वाला, समथिंग न्यू इन द बिजनेस। अब आपके पास बिजनेस ऑलरेडी है, बिजनेस ऑलरेडी है, बट यू वांट टू बट यू वांट टू इन्वेंट समथिंग न्यू इन द बिजनेस। सम अभी ऐसी बैटरी बना रहे हो आप, जो है ना 2 साल चलेगी। थोड़ा सुन के ऐसे लग रहा है ये कैसी चीज है, पर ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ सकती है। ठीक है, अब आपने कुछ ऐसा बनाना चाहते हो जो बहुत इनोवेटिव है, जो कुछ नया है बिजनेस में, जो कुछ अलग है, जो किसी के पास नहीं है, वैसा कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहते हो आप। तो उसके लिए जो कैपिटल दी जाती है ना, लोगों द्वारा या बैंक द्वारा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा कंपनीज को, उसको कहते हैं सीड कैपिटल। सीड सीड मतलब नया। जब हम पेड़ उगाना चाहते हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू डिग डीप आवर सीड्स। कुछ तो सीड्स डालने पड़ेंगे आपको जमीन में, कुछ तो डिग डीप करना पड़ेगा जमीन में, तब तो जाके सीड में से थोड़ा प्लांट निकल के आएगा, एंड प्लांट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्री। ठीक है, समझ आया? डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज। अब जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं, तब भी तो हाँ, इसमें नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज भी होती है, बट देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक्टिविटीज बेसिकली किससे रिलेटेड है? फंड बेस्ड एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई डॉलर में डील करना चाहते हो, आप फॉरेन करेंसी खरीदना चाहते हो, तो आपको कैश तो इंडियन रुपी तो पे करना पड़ेगा ना। समझो $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, एंड आप खरीदना चाहते हो 1 लाख डॉलर्स। ₹1 इज इक्वल्स टू $70 है। मैंने शायद पहले गलत बोला, आई रिपीट वंस अगेन। समझो ₹1 इज इक्वल्स टू $70 है। सॉरी, अब मैं गलत बोल रही हूँ, आई राइट डाउन फॉर यू। मुझे ना बोलने में दिक्कत हो रही है। $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। ठीक है, अब ठीक है, $1 की जो वैल्यू है, इट इज इक्विवेलेंट टू 70 रुपीज। स्क्रीन विजिबल है ना? यस, स्क्रीन विजिबल है। Yes. ओके, हाँ मैम। तो आप खरीदना चाहते हो $1 लाख। तो आपने कितना पे करना पड़ेगा रुपीज में? कितना पे करना पड़ेगा? अंडरस्टूड है, दिखाई दे रहा है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। 70 lakh. यस, 70 lakh. वेरी गुड। यू विल हैव टू पे 70 lakhs टू योर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो आपको इस पे डीलिंग करके दे रहा है एज एन एजेंट। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 70 lakhs रुपीज। आई बात समझ में? तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तो डीलिंग है, और क्या है। ऐसे ही हम क्रॉस करेंसी, मल्टीपल करेंसी, यस शिवानी, वेरी गुड। क्रॉस करेंसी होती है, मतलब क्रॉस मतलब इंडी रुपीस के बजाय डॉलर, डॉलर के बजाय रुपीस। मल्टीपल करेंसी मतलब डॉलर भी आ गया, रुपीस भी आ गए, यूरोज भी आ गए, द्रहम्स भी आ गए, बहुत सारा कुछ मिक्स डीलिंग कर रहे हैं, तो उसको मल्टीपल करेंसी कहते हैं। ठीक है, चलो उसकी डिटेल में हमने नहीं जाना है, हम सिर्फ एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके,
तो अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज। उसमें ना बहुत कुछ है, अभी देखो मैं शॉर्ट में आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम एक एक थोड़ा रीड कर लेंगे। और मैं थोड़ा अभी ज्यादा फास्ट जाऊंगी क्योंकि शॉर्ट में मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। अब नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज क्या होती है, जिसमें फंड है ना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। अभी देखो शेयर्स बेचे तो कैश आनी ही है ना, कैश तो डायरेक्टली आनी है ना, क्योंकि आप बेच ही इसलिए रहे हो कि मुझे कैश चाहिए, ठीक है। पर नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज in which cash is not directly involved, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं सर्विस बेस्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देख लो, ये मैं आपके लिए हाईलाइट करती हूँ, ये देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्रोवाइड सर्विसेज बेस्ड एक्टिविटीज ऑल्सो, मतलब वो सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं देते हैं, सर्विसेज ऐसी भी देते हैं जिसमें सर्विस इन्वॉल्व है, फाइनेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्यों इनडायरेक्टली क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि मैं अगर आपको कुछ सर्विस दे रही हूँ तो फ्री में दूंगी क्या। अगर मैंने आपको कुछ एडवाइस दे दी, चलो मैं तो आपकी टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट्स को फ्री में एडवाइस दे दूंगी है ना, मैं आपको कुछ चार्ज नहीं करूंगी। लेकिन अगर मैं एज एन एजेंट आपकी कंपनी को कुछ एडवाइस दे रही हूँ कि ये फंड इस प्रोजेक्ट में लगाइए, ये फंड इस प्रोजेक्ट में लगाइए, आपका पैसा बढ़ेगा, तो क्या वो फ्री में एडवाइस देगा। वो है ही एडवाइजर, उसका काम ही एडवाइसिंग करना है, ठीक है। तो क्या वो एडवाइस फ्री में देगा, ये नहीं। क्या करेगा वो, लाइक बाटर, नहीं बाटर नहीं है वो, नहीं बाटर सिस्टम नहीं है शिवानी, गलत बोल रही हो। सर्विसेज देगा तो उसके अगेंस्ट में पैसे लेगा, इसमें इनडायरेक्टली पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, मनी इज इन्वॉल्व इनडायरेक्टली, बिकॉज वो डायरेक्ट मनी नहीं आ रहा है। अगर वो सर्विस देगा तो कैश आएगी उसके पास, ऊपर क्या था, बस शेयर्स बेचे और सीधा कैश आ गया। वहां पे गुड्स थे, वहां पे कुछ तो कमोडिटी थी, कुछ तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, बेटर वर्ड। ऊपर क्या था फंड बेस में, कुछ तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, कमर्शियल पेपर, शेयर्स, डिवेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, और क्या कह सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। ये सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। अब कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, अब क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एडवाइस होगी। समझ में आया आप सबको, एडवाइस देना, मैनेजरल एक्सपर्टाइज देना, उनको गाइडेंस देना, ठीक है। और किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया तो उसकी कॉस्ट को कैसे कम करने का और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाने का, उसकी एडवाइस, हेल्प करना कि आप है ना गवर्नमेंट की टैक्सेस में ऐसे ऐसे बच सकते हैं, गाइड करना किसी को, टैक्स की चोरी कराने में हेल्प करना ओके। दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच इज रिलेटेड टू नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी, बिकॉज जो बड़े बड़े सीएज होते हैं वो यही तो करते हैं, है ना। चलो, अब किसी के पापा सीए हैं तो आप मुझे मारना मत, उनका बिजनेस यही है, ठीक है तो नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज में देखो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मैनेजिंग द कैपिटल इशू। अब इसमें बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ। ट्राइवल एजेंसी क्या होते हैं, ट्राइवल क्या होते हैं काजल, ट्रैवल की ट्राइवल, ट्रैवल एजेंसी बोलना चाहते हो आप, हाँ ट्रैवल होगा हाँ। तो ट्रैवल एजेंसी, हाँ मतलब आप ये क्यों बोल रहे हो, ट्रैवल एजेंसी को बीच में क्यों ला रहे हो, मैं समझी नहीं। ओके, एग्जाम्पल बोल रही हो नॉन फंड बेस्ड का, ठीक है। मतलब वो एग्जाम्पल यहाँ पे सूट नहीं हो रहा है। ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज, अब नीचे देखो आपको समझेगा, उसकी एग्जाम्पल्स हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मैनेजिंग कैपिटल इशू, यानी कि अब है ना कंपनी क्या करती है, खुद नहीं इशू करेगी, शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स खुद नहीं इशू करेगी,
किसी प्रमोटर को लगा देगी काम पे कि आप मेरे नाम पे शेयर्स को प्रमोट कीजिए, बेचिए, इशू करिए, कौन से मार्केट में इशू करने हैं, कितने पे इशू करने हैं। अच्छा, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी, वो भी देखना पड़ेगा कि आपको सेबी ने क्या बोल रखा है, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में मेरा मेरा कैपिटल को, मेरे शेयर्स को लिस्ट कराना है, लिस्टिंग ऑफ शेयर कैपिटल इनटू द स्टॉक मार्केट, है ना। ये सारी चीजें आ गई आपकी मैनेजिंग कैपिटल इशू। मतलब आप उनसे काम करवा रहे हो। इन शॉर्ट, मतलब जो आपका एजेंट है ना, जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है ना, वो आपको आपके नाम पे शेयर्स बेच कर देगा। तो अब कंपनी किसकी? आपकी। शेयर्स किसके? आपके। पैसे किसको मिलने हैं? आपको। तो बीच में इंटरमीडियरी क्या फ्री में काम करेगा? नहीं, वो आपसे फीस लेगा, फीस। क्या लेगा? फीस लेगा। समझा? हमारे बिहाफ पे हमारे काम करेगा, सर्विसेज देगा हमको, और उसके बेहाफ पे फीस लेगा। देखो, फीस बाद में आई ना, पैसा बाद में आया, पहले सर्विसेज आई ना। जब तक वो सर्विसेज नहीं देगा तब तक फंड कहाँ से आएगा? तो इसीलिए इसको नॉन फंड बोलते हैं। ये ना थोड़ी सी यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, वो मैं करेक्ट कर दूँ। दिस कैन बी कॉल्ड एज फी बेस्ड एक्टिविटी। ठीक है, इसीलिए इसको फी बेस्ड एक्टिविटी भी बोला जाता है। ओके, अब आगे बढ़े। देखो, समझा ये सारा मैनेजिंग कैपिटल इशू, इसमें सब कुछ आ गया कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है। ओके, सेकंड क्या है? मार्केट मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द प्लेसमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स विद द इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब आप उनको अरेंज करके देते हो, अब वो खुद नहीं करेंगे, आप उनको एज एन एजेंट अरेंज करके दोगे कि कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट्स, कौन सी, कब इक्विटी इशू करना है, कब डेट इशू करना है डिबेंचर्स के फॉर्म में, कब बॉन्ड्स इशू करने हैं, और कब प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना है। ठीक है, कौन लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, कितना बोरोड फंड्स होना चाहिए मेरी कंपनी में, और कितना इक्विटी कैपिटल होना चाहिए मेरी कंपनी में। तो उसकी अरेंजमेंट आप उनको करके देते हो, वो खुद नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। तो वो एक ब्रोकर, एक एजेंट, एक इंटरमीडियरी को अपॉइंट करते हैं इन सर्विसेज के लिए, और उसके अगेंस्ट में उनको फीस दे देते हैं उनके काम के लिए। थर्ड देखो, द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स। मतलब, और हिज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? सपोज आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी ने चूज किया, हाँ, आपकी कंपनी ने चूज किया प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट जिसके लिए ना मुझे फंड्स चाहिए। अब प्रोजेक्ट में लगाने के लिए 1-1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब उतने फंड्स भी तो मुझे चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि आप जब तक काम खत्म नहीं करोगे तब तक आपको ये प्रोजेक्ट का पैसा मिलेगा कैसे? सी एवरीबडी हैज टू जॉइन अगेन बाय यूजिंग द सेम लिंक। लेस देन 1 मिनट दिखा रहे हैं मुझे। ओके, तो जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक सामने वाला आपको पैसे तो नहीं देगा, आपका क्लाइंट, मतलब आपका जो कस्टमर होगा। तो एज एन मेरी कंपनी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए भी तो इनिशियली फंड्स चाहिए ना। तो फंड्स का अरेंजमेंट आपको वो इंटरमीडियरी करके देते हैं, उसके अगेंस्ट में आप उसको फीस देते हो। सिंपल, क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस अगेन इन द नेक्स्ट मीटिंग।